हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इको विद शुभम सर, जहाँ पढ़ते हैं आप इकोनॉमिक्स बहुत ही अलग अंदाज में। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। आपके सेशन चल ही रहे हैं जिसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं, अलग अलग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, और ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो भी रहे होंगे क्योंकि अगर आप पढ़ चुके हैं तो आपके लिए रिवाइज हो रहा होगा। तो आइए आज भी हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जल्दी जल्दी। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ। डिमांड जो हमारी मांग होती है वो किसका फंक्शन है? हमें सबको पता है कि वो प्राइस का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? प्राइस का। कैसे कि प्राइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? 1 अपॉन डिमांड के। मतलब कि प्राइस हमारी डिमांड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये क्वेश्चन पिछली बार भी आपसे ऑब्जेक्टिव में मैंने पूछा था। ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा आंसर प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वाज गिवन बाय। तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स जो डेफिनेशन दी है, अब याद होगा जब मैंने फर्स्ट क्लास ली थी उसमें मैंने डेफिनेशंस लिखवाई थी इकोनॉमिक्स की बहुत सारी। तो वेलफेयर के जो जोड़कर डेफिनेशन देते हैं वो कौन देते हैं? मार्शल देते हैं। कौन देते हैं? मार्शल। तो मार्शल ने जो डेफिनेशन दी वो वेलफेयर डेफिनेशन की उसमें ऐड थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी इज कॉल्ड। अब देखो क्या पूछ रहा है, किसी वस्तु की वांछिक संतुष्टि, मतलब कि हमें इच्छा हो रही है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये किस चीज़ से है? यूटिलिटी से है, उपयोगिता। उपयोगिता मैंने क्या बताई थी कि वो पानी पीने की संतुष्टि, मतलब कि एक गिलास पानी पिया, पहले क्या किया? एक गिलास पानी पिया, उसके बाद मेरी संतुष्टि पूरी नहीं हुई, अभी भी मुझे इच्छा है पानी पीने की, तो मैं फिर क्या करूँगा? मैं फिर दूसरा गिलास पानी पीऊँगा। तो जब तक मेरी इच्छा चलती रहेगी जब तक मैं गिलास पानी पीता रहूँगा। तो ये क्या है? जो इच्छा है, वांछिक इच्छा, किससे है? हमारी यूटिलिटी, मतलब कि उपयोगिता। उपयोगिता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश टोटल यूटिलिटी। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि जब सीमांत उपयोगिता कम होगी तो कुल उपयोगिता क्या होगा? मैंने क्लास में डायग्राम बना के दिखाया था। क्या दिखाया था कि भाई अगर मार्जिनल गिरती रहे, क्या गिरती रहे? मार्जिनल यूटिलिटी गिरती रहे, फिर भी क्या होगी? टोटल यूटिलिटी तो प्लस होती रहेगी, क्योंकि मार्जिन क्या है कि कितना डिफरेंस हो गया, कितना डिफरेंस हो गया। पर लेकिन टोटल यूटिलिटी का ग्राफ कैसे बन रहा था? हमेशा ऊपर बन रहा था, मतलब कि इंक्रीज बन रहा था। तो क्या आएगा आंसर? आंसर आएगा इंक्रीज एट ए डिमिनिशिंग रेट। अभी एट ए डिमिनिशिंग रेट क्यों है? क्योंकि वो गिरते हुए रेट में आएगा, क्योंकि भाई हमारा जो वो है, क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी, वो तो गिरती ही जा रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मार्जिनल यूटिलिटी कर्व इज। मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व कैसा होता है? अभी बनाया मैंने, ये कैसा कर्व है? अगर मार्जिनल यूटिलिटी कर्व इस तरह का है, ये नीचे आ रहा है, तो कैसा? डाउनवर्ड स्लोप है। कैसा है? डाउनवर्ड स्लोप। तो ए हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सबने पढ़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन एम यू इज जीरो। क्या कह रहा है? जब मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब कि सीमांत उपयोगिता जीरो हो जाए तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी? बताओ, याद है कुछ थोड़ा बहुत? अगर याद है तो आप सबको पता होगा कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती थी तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो जाती थी? मैक्सिमम हो जाती थी। क्या हो जाती थी? मैक्सिमम, मतलब कि सबसे ज़्यादा। अगर वो जीरो हो गई तो वो सबसे ज़्यादा होती है। वो मैंने आपको बनाकर दिखाया था। क्या कहते थे? टेबल बनाई थी ना, एक टेबल बनाई थी, इसके अंदर आपको मार्जिनल यूटिलिटी भी दी थी, एम यू भी दिया था, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब वो सारा कुछ दिया था, वो सारा कुछ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कंज्यूमर इज इन ए इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटीज आर। कब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा? आप सबको पता है इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। इक्विलिब्रियम का मतलब ही क्या था? इक्वल। तो जब इक्वल होगा, क्या होगा? इक्वल होगा। जब ही उसमें क्या होगा? वो इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बहुत ही सिंपल है। अगर आपने ये चीज़ें क्लास में पढ़ी थी, जब मैंने आपको क्लास में पढ़ाई थी, तो आप बड़े आराम से इसको समझ जाओगे। ठीक है, अगली क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? द टर्म 99 मार्जिनल 89 की कैसे, क्या गलत लिखा गया? ये द टर्म मार्जिनल इन इकोनॉमिक्स में ये कुछ गलत आ गया। ये 99 गलत है। ठीक है, ये 90 89 कुछ नहीं है। ठीक है, द टर्म मार्जिनल, इसमें खाली ये पूछा है कि जो टर्म मार्जिनल है इसमें इकोनॉमिक्स में मीन क्या होता है। मतलब ये है क्वेश्चन में कि ये जो सीमांत है, सीमांत का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया सीमांत का मतलब, जैसे कि मैंने एक गिलास पानी पिया, ठीक है, उसके बाद मैं दूसरा गिलास पानी पी रहा हूँ,
क्या कर रहा हूँ, दूसरा गिलास पानी पी रहा हूँ, उसके बाद मैं तीसरा गिलास पानी पी रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, ऐड करता जा रहा हूँ। क्या करता जा रहा हूँ, ऐड करता जा रहा हूँ। और ऐड करने पर ऐड करता जा रहा हूँ, और ये मार्जिनल क्या होता था, सीमांत क्या होता था, मैं उसमें से वो जो ऐड किया है उसे माइनस कर दूँ, तो ये क्या था, एडिशनल। क्या था, एडिशनल यूनिट थी। जैसे हम पढ़ते थे ना टेबल में बना के, एडिशनल यूनिट, तो कौन सी थी ये, एडिशनल यूनिट। तो जो मार्जिनल होता है, सीमांत होता है, वो एडिशनल यूनिट के लिए होता है। पहला गिलास मैंने पानी पी लिया, उसके बाद मैंने दूसरा गिलास पानी पिया, और दूसरा गिलास जब मैंने पानी पिया तो मैंने क्या समझा कि भाई जो पहला गिलास पानी पिया था उसमें से मैं, अगर मुझे अपनी मार्जिनल निकालनी है तो मैं उसमें से उसे माइनस कर दूंगा, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था क्लास में। नेक्स्ट देखते हैं, द टोटल एक्सपेंडिचर बाय द फर्म, द टोटल एक्सपेंडिचर बाय द फर्म फॉर फिक्स्ड इनपुट इज नोन एज। क्या पूछा है, द टोटल एक्सपेंडिचर। जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंडिचर जो आपने खर्च किया है, कुल व्यय है। तो आपका जो कुल व्यय है वो उसकी फिक्स्ड इनपुट, तो आपका जो फिक्स्ड इनपुट है वो क्या होगा, जो आपने टोटल खर्च किया है, तो इसका मतलब क्या है, वो आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होगी। सिंपल सी बात है कि देखो, इस क्वेश्चन को समझो बात को। क्या पूछ रहा है कि आपने क्या किया, कोई भी फर्म के लिए किसी फर्म द्वारा टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब उसने टोटल व्यय किया, उसने अपना पूरा खर्च कर लिया। मेरे पास जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये थे और मैंने 100 के 100 रुपये खर्च कर दिए। तो 100 रुपये खर्च कर दिए तो मैंने अपनी फिक्स कॉस्ट बनाई होगी कि इतनी ही फिक्स कॉस्ट थी, इससे ऊपर तो मैं नहीं जा पाऊंगा। अब उसने जब टोटल एक्सपेंडिचर कर दिया तो उसके फिक्स इनपुट के लिए, मतलब कि फिक्स इनपुट मतलब कि जो उसका मतलब फिक्स इनपुट था उसका, कि भाई हाँ इतने से फिक्स इनपुट है, तो वो कितना हो जाएगा, वो आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, ये भी मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि टोटल फर्म टोटल एक्सपेंडिचर ऑन वेरिएबल इनपुट। देखियो, वहां पर तो था फिक्स इनपुट पे, और फिक्स इनपुट क्या होता है कि भाई फिक्स कॉस्ट होती है, और यहाँ पर वेरिएबल पे है, तो वेरिएबल पे क्या हो जाएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। वो टोटल फिक्स कॉस्ट हो गई और ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी, तो इसका आ जाएगा बी आंसर। ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो बात यहाँ पर यह है कि अगर टोटल एक्सपेंडिचर है, मतलब कि आपका किसी भी फर्म का टोटल व्यय है, और वो आप अगर फिक्स्ड इनपुट पे बात कर रहे हो तो वो उसकी टोटल फिक्स कॉस्ट हो जाएगी, और अगर आप वेरिएबल इनपुट की बात कर रहे हो तो वेरिएबल इनपुट के लिए वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, द सम ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज नोन एज। तो टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो सम होता है, क्या होता है, सम होता है। दोनों का जो सम होता है वो क्या होता है, वो हमारा क्या होता है, वो हमारी टोटल कॉस्ट होती है। क्या होती है, टोटल कॉस्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो सिंपल बात ये है कि सम किस किस का, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का अगर हम सम कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। टोटल फिक्स कॉस्ट वो होती है कि जिसके लिए हमें मतलब कि इतनी तो आपको देनी पड़ेंगे, इतने पैसे देने पड़ेंगे, और वेरिएबल हुआ है कि भाई उसके एक्स्ट्रा जो आप दे रहे हो, तो वो टोटल उसकी टोटल कॉस्ट के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट की बात क्या कर रहा है, द टोटल अमाउंट ऑफ मनी। क्या कह रहा है, द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट ए फर्म रिसीव फ्रॉम ए सेल ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड। किसी फर्म को उत्पादन की बिक्री से प्राप्त होने वाली कुल राशि कहती है। भाई देखो, मैं कोई दुकानदार हूँ, मैंने अपना सब कुछ मतलब कि जितना भी मेरा सामान था मैंने अपने प्रोडक्ट को सेल कर दिया। उस सेल के बाद जो मुझे प्राप्त होगा वो क्या होगा, बताओ। सिंपल सा बात है, कुल राजस्व मतलब टोटल रेवेन्यू। भाई वही तो है कि मैंने कितना प्राप्त किया और मैंने क्या प्राप्त किया, मेरा रेवेन्यू तो हुआ वो, तो क्या हो जाएगा, सी, टोटल रेवेन्यू। सी इसका आंसर आ जाएगा। भाई मैं मेरी कोई दुकान है, मैंने अपना सारा सामान बेचा और सामान बेचने के बाद एंड में जो मेरे पास पैसे आए वो क्या कहलाएगा, वो हमारा रेवेन्यू कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है अगला। यूटिलिटी मेजर्ड इन टर्म ऑफ। क्या पूछा है, यूटिलिटी को मेजर किससे करते हैं, मेजर ग्राम में करेंगे, नहीं करेंगे भाई, ग्राम में नहीं करेंगे। सेकंड्स में करेंगे, नहीं करेंगे। क्या करेंगे, सेंटीमीटर्स में करेंगे, नहीं करेंगे। यूटिलिटी किस में की जाती है, यूनिट्स में की जाती है, आपको सबको पता है। यूनिट्स में ही 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, इस तरह से हम गिलास पानी लेके चल रहे थे, तो यही वही यूटिलिटी का हो गया। तो आपको आज काफ़ी सारे यूटिलिटी के क्वेश्चन भी देखने को मिले होंगे यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इंक्रीज इन टोटल यूटिलिटी एज ए रिजल्ट ऑफ द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट इज नोन एज। देखो,
क्या पूछा है, एक अतिरिक्त इकाई की खपत के परिमाण स्वरूप कुल उपयोगिता में वृद्धि को कहा जाता है। मतलब कि अगर मैंने 1 गिलास पानी पिया था, तो उसके बाद मैंने दूसरा गिलास पानी पिया, अब दूसरा गिलास पानी पीने के बाद मैंने क्या किया, मैंने एक एक्स्ट्रा वो फील करी ना, एक्स्ट्रा मुझे फील हुई, संतुष्टि फील हुई, तो उसको क्या कहते हैं भाई? आप खुद से बताओ क्या होगी वो क्या होगी भाई? मुझे एक्स्ट्रा वो मिल रही है सेटिस्फेक्शन, तो मेरी वो क्या है, वो मेरी टोटल यूटिलिटी तो है भाई। मैंने पहला गिलास पानी पिया, उसके बाद मैंने दूसरा गिलास पानी पिया, मैं तीसरा गिलास पानी पी रहा हूँ, लेकिन क्या है, वो मेरी ही तो मिल रहा है, मुझे ही तो मिल रही है, ठीक है? तो वो क्या है, मेरी यूटिलिटी है, और वो यूटिलिटी कौन सी है, वो टोटल यूटिलिटी है, उसकी जिसमें ऐड होता चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14 का आंसर हो जाएगा ए। क्या, टोटल यूटिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? द रिस्पॉन्सिव ऑफ डिमांड टू द चेंज इन इनकम इज नोन एज, क्या है? आय में परिवर्तन के प्रति मांग की प्रतिक्रिया को कहा जाता है। आय में परिवर्तन करने पर मांग क्या हो जाती है, मांग में भी परिवर्तन हो जाती है, बिल्कुल सीधी बात। अब देखो, अब ये तो आपको पता है, मैंने आपको क्या बताया था कि जब हमने मांग का लॉ पढ़ा था, मांग के लॉ से जोड़कर मैंने कहा था कितनी, याद है किसी को, कि मैंने ये बताया था कि भाई मांग में मैंने प्राइस बढ़ाया किसी का, और उसकी मांग क्या हो गई, कम हो गई, लेकिन ये नहीं पता कितनी कम हुई। भाई क्या पता कितनी कम हुई, ये तो नहीं पता ना कितनी कम हुई। तो ये कितनी कम हुई है, इसको पता करने के लिए हमारे पास 3-4 चीज़ें थी, जैसे कि प्राइस, इनकम और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जहाँ पे मैंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ाई थी। अब हम बात करते थे जब किस चीज़ की बात की जाती थी, जब डिमांड की बात की जाती थी, किसकी, डिमांड की। अब डिमांड में किसकी बात कर रही है, इनकम की बात। तो इनकम में आंसर क्या आता था, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आता था, कि जब हम इनकम की बात करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगा। तो मतलब क्या पूछ रहा है, आय में परिवर्तन के प्रति मांग में, आय में परिवर्तन होने पर मांग में परिवर्तन हो रहा है, कितना हो रहा है, वो किसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा, वो देखा जाएगा हमारे किसके अकॉर्डिंग, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 20 का आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये भी देखो इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। अब की बार क्या है, किसी अन्य वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण एक वस्तु की मांग की मात्रा में परिवर्तन। अब की बार देखो, मांग की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है, मांग की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। तो मांग की मात्रा में परिवर्तन किससे होता था, अगर सब बच्चों को याद होगा तो वो था क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या था, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये सीधा सीधा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाली मेरी वीडियो देखना, जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था, उसके अंदर क्या मिल जाएगा आपको, सारा कुछ मिल जाएगा। उसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और आपका क्रॉस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या था, प्राइस के, किसी वस्तु के प्राइस के चेंज होने पर, इनकम के चेंज होने पर। क्रॉस में क्या आता था, जब उसकी मात्रा में, मतलब कि कोई भी हमारी वस्तु है उसकी मात्रा में चेंज हो जाए। तो ये चीज़ें थी, ये बड़े आराम से सिंपल तरीके से आप कर लोगे। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं एन इंडिफरेंस कर्व। भाई इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, ये आपकी क्या लिखी है, ये आपकी विशेषता है, क्या है, स्लोप डाउनवर्ड। स्लोप डाउनवर्ड होता है किधर, लेफ्ट से राइट में, ये आपकी विशेषता है एक सीधी सीधी। ठीक है, ए बजट कंटेन्स लाइन इज द रिजल्ट ऑफ, क्या पूछा है, बजट रेखा। बजट रेखा कौन होती है, बजट रेखा वो होती है जो कि इस तरीके से रेखा बनती है, मैंने आपको बताई है, ये प्राइस लाइन या बजट लाइन, इसको इस तरीके से हम कह रहे थे, इस वाली को। ठीक है, ये जो लाइन थी जिसपे हमारी कमोडिटीज आती थी। तो इसमें क्या पूछा है कि भाई बजट रेखा इस किसका परिमाण है, तो बजट रेखा किसका परिमाण है, मार्केट प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, मार्केट प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई, इनकम ऑफ द कंजम्पशन। इसका ऑल आएगा, क्यों आएगा ऑल, भाई देखो मार्केट प्राइस ऑफ एक्स भी आ गया इसमें, यहाँ पर एक्स आ गया इस जगह पर वाई आ गया। ठीक है, और ये उसकी पूरी इनकम होती है, क्योंकि ये इनकम लाइन भी कहलाती है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऑल आ जाएगा। नेक्स्ट में देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन, ए चेंज इन द रिलेटिव प्राइस ऑफ द टू गुड्स विद द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन रिमेन सेम इज रिलेटेड टू। क्या पूछ रहा है कि संतुष्टि का स्तर समान रखने पर दो वस्तुओं की सापेक्ष कीमत में परिवर्तन किस प्रकार होगा। भाई देखो ये है आपका कि दो वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, परिवर्तन होने के बाद भी, क्या होने के बाद भी, परिवर्तन होने के बाद भी, ठीक है, एक जैसे ये हो गया और एक ही हो गया, परिवर्तन होने के बाद भी उसका क्या है, सेटिस्फैक्शन सेम है।
सेटिस्फेक्शन सेम का मतलब क्या है? सेटिस्फेक्शन सेम का मतलब है कि वो एक इंडिफरेंस कर्व पे पॉइंट है, जैसे कि ये वाला पॉइंट हो गया। अब लेकिन क्या हुआ, अब ये मैंने आपको बताया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में, जब मैंने आपको इंडिफरेंस कर्व के इफेक्ट्स लिखवाए थे तो उसमें एक था सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कि जब क्या होता है, दो वस्तुएं हैं और दो वस्तुओं का क्या है कि परिवर्तन हो रहा है उसकी कीमतों में, दोनों वस्तुओं की कीमतों में, पर लेकिन सेटिस्फेक्शन सेम है, तो इसका मतलब ये है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होगा। ठीक है, कि भाई वो जितना यहाँ से कम हुआ, यहाँ से जितना कम हुआ उतना ही यहाँ से बढ़ गया, तो वो बराबर हो गया। वही चावल वाला बात होगी ना जो बताया था मैंने, कि चार रोटी खा लो, चावल बिल्कुल ना खाओ, क्या कर लो कि 3 रोटी खा लो, थोड़े से चावल खा लो, सेटिस्फेक्शन वही रहेगा। 2 रोटी खा लो, थोड़े से और ज़्यादा चावल खा लो, मतलब कि कॉम्बिनेशन हो जाएगा, पर लेकिन सब्स्टिट्यूट कर लेगा एक दूसरे को, क्या होगा, सब्स्टिट्यूट कर लेगा वो। ठीक है, तो ये आज के कुछ क्वेश्चंस थे। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बड़े आराम से आप पढ़ते रहो, ये जितने मैं करा रहा हूँ इससे भी देखते जाओ, हो सकता है यहाँ से कुछ आ जाए छोटा मोटा क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जितने क्वेश्चन मैं ला सकता हूँ अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के, और इस सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा इतने हार्ड भी नहीं है, तो करते रहो। ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाएंगे और उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए आप पढ़ते रहिए अच्छे से और हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।